हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का दूसरा पार्ट लाने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को फुल और बेहतर तरीके से सही चीज़ें समझ में आ सकें। उस दिन आधी अधूरी वीडियो रह गई थी क्योंकि मेमोरी कम होने की वजह से वीडियो ऑटोमेटिक कट हो गया था। इस वजह से मैं आज दूसरा पार्ट लाया हूं और इसमें किताब कल परसों हमारे पास से डिलीवर हुई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी मतलब कंबाइंड इन्होंने जो है देने की कोशिश किया था। कंबाइंड बुक जब कोई आती है तो उसकी खामी ये होती है कि उसमें चीज़ें उथल पुथल होती हैं। थोड़ा ये भी होगा, थोड़ा वो होता, थोड़ा वो होता है, एक बनिए की दुकान टाइप की किताब हो जाती है। तो ऐसी किताबें पढ़ने से गुरेज करना चाहिए, खास तौर से जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत करने वाले हैं, और जो साथी इन सर्विस हैं वो तो बिल्कुल भी जो है ऐसी किताबों पर मुझे लगता है ध्यान ना दें। वो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, वर्कलोड होता है, इस वजह से वो एक ही किताब को फॉलो करें। जैसे घटना चक्र की हो गई, युद्ध की हो गई, या जो भी समझ में आए बेहतर है, एक किताब को पढ़ें तो बेहतर होगा। ये मेरी अपनी राय है। और तो इस किताब को जीआईसी है, ये अच्छी किताब है। जीआईसी, जीडीसी और यूपीएचईएससी की कंबाइंड बुक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जब जीडीसी वगैरह का एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन अगला आएगा तो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको हम ठंडे बस्ते में रख देते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह थी कि दूसरा वीडियो हम लाए हैं, दूसरा पार्ट ला रहे हैं, और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले समसामयिक मुद्दे होते हैं, खेल समाचार होता है। खेल समाचार में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? खेल समाचार में ये इम्पोर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हुए हैं, एशियन खेल्स कौन सा हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स कौन कौन से हुए हैं, कब हुआ है, कहाँ होने वाला है, अगला कहाँ होगा, उसकी लोकेशंस क्या होगी, उसका शुभंकर क्या होगा। ठीक इसी तरीके से जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपीएचईएससी जो करंट अफेयर पूछता है वो कोई 2-4 महीने का, 6 महीने का पीछे का नहीं पूछता है। वो कभी भी किसी भी चीज़ का पूछ सकता है। तो इसलिए एशियन गेम्स की शुरुआत के बारे में पता होना चाहिए, और जो हमारी स्टेट के जो खेल्स होते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे हरियाणा में एक खेल होने वाला है, तो उसके बारे में, इसी तरीके से गुवाहाटी में, इसी तरीके से बेंगलोर में। तो ये कुछ खेल्स के आयोजन होने वाले हैं, और या कुछ के आयोजन हो भी चुके हैं। इनके ऊपर कड़ी और अच्छी नजर रखना चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप होते हैं। इसी तरीके से प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जैसे बुकर प्राइज किसने जीता, और इसी तरीके से पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, इनके लिए कौन कौन नॉमिनेटेड किए गए हैं पर्सनालिटी, इनके बारे में याद रखना है। या किसी ने जो है बहुत अच्छा काम किया है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, या फिर शिक्षा जगत में बहुत अच्छा काम किया, उनके बारे में। इन्वायरमेंट को जगत में बेहतर काम करने वाले, जैसे मान करके चलिए जो चिपको आंदोलन के सुप्रीमो थे। इसी तरीके से जिसको वाटरमैन कहा जाता है, कि एक नाम मुझे नहीं पता है, वाटरमैन ध्यान से उतर गया है। तो वाटरमैन कौन है? इंडिया का, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने पानी को, जल संरक्षण के ऊपर काफी अच्छा काम किया है। क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इस तरीके से जो सोलर सिस्टम के ताल्लुक से सबसे बेहतरीन काम किसने किया है, कहाँ कहाँ पर संभावना है, ये सब चीजें हमारे समसामयिक मुद्दे में आ जाती हैं। इस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। अच्छा, भारत के संदर्भ में अगर बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, तो सोलर सिस्टम पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। जैसे पूछा जाता है कहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा विंड पावर स्टेशन लगाया गया है, तमिलनाडु में आई थिंक। उसके बाद पहला तमिलनाडु ही है, उसके बाद शायद सोलर प्लांट तो यहाँ पे भी लगाया गया है, बिहार में भी एक लगाया गया है, अभी थोड़े दिनों पहले ही उसका इनागुरेशन हुआ है। तो इस तरीके से विंड, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा, इस तरीके से जल में तैरता हुआ जो सोलर प्लांट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन जो बड़े बड़े हैं, इनको हम लोग जो है अखबारों में या मैगजीन्स के जरिए पुटअप करते रहें, और एक अपनी कॉपी बना ले, उसमें नोट करते रहें। क्योंकि नोट करने से जो हमारा एग्जाम करीब होगा तो उसमें रिवीजन करने में आसानी होगी, और चीज़ों को सीक्वेंस से नोट करें तो बेहतर होगा। जैसे करंट अफेयर्स तकरीबन 10 पेज, उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व वो 10 अलग पेज, इस तरीके से अलग अलग करते रहें तो पढ़ने में आसानी होगी। इस तरीके से
शिक्षण और शोध प्रवृत्ति के बारे में और अभिवृत्ति के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। आप लोग ही पढ़े हुए हैं। नेट वगैरह के ताल्लुक से जो क्वेश्चंस आते हैं वही सेम आते हैं, लेकिन नेट का जो पैटर्न होता है मुझे लगता है थोड़ा हैवी होता है और इसमें थोड़ा क्वेश्चन आसान से आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बेसिक चीजें ही होना चाहिए, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में डिफरेंस क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या डिफरेंस है, सबकी डेफिनेशंस पता होना चाहिए, दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए, क्रॉस कट मेथड क्या है, इस तरीके से केस स्टडी मेथड क्या है, वो एक दो लाइन में उसकी डेफिनेशन पता हो, उसका जो मूल ढांचा है वो पता होना चाहिए। इससे जो है क्वेश्चन को अगर हमको नहीं भी आता होगा तो उसको एक्सेस करने में आसानी होगी। और इसी तरीके से इसके आंकड़ा सीक्वेंस जरूर याद रखिए कि थीसिस कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। अगर यहाँ पर ये 8-10 चीजें जो सीक्वेंस से होती हैं, अगर ये चीजें हमारी क्लियर हो गई तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं ऑटोमेटिक। दूसरी और चीज है आईसीटी हम लोगों को नेट से ही पढ़ना है, उतनी ही पढ़ना है जितनी हम लोग पढ़ चुके हैं। और हाँ, अगर कोई आविष्कार हुए हैं विज्ञान के क्षेत्र में तो उसको जरूर ध्यान रखना है। बेसिक जो इसका स्टैटिक जो करंट है, मान करके PSLV हो गया, इस तरीके से MiG-20 हो गया, मिराज हो गया, और ये जो चीजें, ये जो भारतीय स्वदेशी विमान है, इनकी जगह पर जो भारत की सरकार एक नए स्वदेशी विमान विकसित कर रही है। कौन सी प्रणाली से विकसित होंगे, तो इस तरीके से हम लोग इस पर नजर रखें। और कौन सा प्लेन कहाँ से लिया गया है, जैसे MiG-20 कहाँ का है, हमने किस देश से जो है इसकी तकनीक जो है सीखी है, या किसी से जो है, या किस देश से ये तकनीक लाई गई है। इस तरीके से राफेल हो गया, राफेल के बारे में क्वेश्चन बहुत कम आएंगे कि पुराना हो गया है और इतना ज्यादा कोई विशेष इसमें भारत का कोई योगदान भी नहीं, कि भारत ने बस खरीद लिया है, और वो भी खरीद भी है कि विवादित रही है कोर्ट में, कभी मैटर रहा कभी इधर। तो राफेल के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम ही आए हैं। अगर ये हम राफेल बनाने की तकनीक हमारी होती या भारत में ही राफेल बनाया जाते तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो सकते थे। लेकिन एक और चीज है कि सबसे बेसिक चीजें ये देखिए कि हमको करंट कैसे पढ़ना है। करंट जिसमें भारत सरकार का योगदान ज्यादा हो वो करंट पढ़ना है। मतलब मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो पढ़नी है। MSME के संदर्भ में जितनी चीजें हैं वो सब पढ़नी है। मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारा योगदान होना चाहिए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट जहन में रखिए तो करंट पकड़ना आसान हो जाएगा। इस तरीके से मानव पर्यावरण, इसकी शुरुआत से बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए। पेड़ वन संरक्षण कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन लोग इसके जागरूक करने वाले लोग हैं, और वन संरक्षक कौन कौन से हैं। इसी तरीके से जो रामसर साइट्स वगैरह हैं, दलदली भूमि है और उपजाऊ भूमि है, इस तरीके से मैंग्रोव भूमि जो होती है, मैंग्रोव वन होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं। इस तरीके से 4-5 सीक्वेंस से याद करते रहिए। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है मैंग्रोव के ताल्लुक से। इस तरीके से भारतीय इतिहास और भूगोल। भारतीय इतिहास में कुछ नहीं करना है, बस 1857 की जो पहली जंग आजादी है उसके ताल्लुक से बहुत अच्छे से पढ़ना है, और धीरे धीरे पढ़ते हुए, और भारत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मूवमेंट हैं और उसकी जो अधिवेशन हैं उसके ऊपर जो है अच्छे से नजर रखनी है। 1898 में एक था वंदे मातरम, शायद उसमें सबसे पहले गाया गया था वो। फिर 1904, 5, 6, 7, 8, 10 तक के काफी इम्पोर्टेंट हैं। फिर 15 में, 16 में कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, जिसका ताल्लुक सीधे और सीधे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से रहा है, उन अधिवेशन को जरूर जो है पढ़ना है, बिल्कुल उनको छोड़ना ही नहीं है। फिर धीरे धीरे करके 1942 पे आ जाना है, और 1942 के बाद 1948 पर जब ही आएंगे, देश आजाद होगा, संविधान बनेगा, और वहां से हमारी इंडियन पॉलिटी शुरू हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी जब शुरू होगी तो वहां पर सबसे पहले किसने प्रस्ताव पेश किया, और भारत का जो स्टेट है,
राज्य को एकत्रित करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल जी को दी गई। तो उनकी जो समितियां इस संदर्भ में जो भी बनी है, अगर ना भी पता हो कोई संदर्भ राज्य से ताल्लुक रखता हो तो उसको पटेल पे ही लगा दीजिएगा, क्योंकि राज्यों को और जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको एकत्रित करने की सारी जिम्मेदारी सरदार पटेल जी को दी गई थी। इसी तरीके से और भी राजगोपालाचारी और भी काफी सारी समितियां थी, उसके अध्यक्ष कौन कौन है मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं इससे, और आप उन चीजों को आप किताब खोलेंगे और एक्सेस करेंगे और देखेंगे कहाँ पर क्या है। और इसी के साथ साथ में जो भी वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उस पर भी नजर रखिए। पहली, दूसरी, तीसरी तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछी जाएंगी, 61 और 71 वाली पूछ ली जाती हैं, तो पंचवर्षीय जो इंपॉर्टेंट है उस पर भी नजर रखिएगा। और इंडियन ज्योग्राफी के ताल्लुक से अभ्यारण्य वगैरह याद कर लीजिएगा। और जो नदियां हैं उसको अच्छे से पढ़िए, गंगा को अच्छे से पढ़िए और गोमती को भी पढ़ लीजिए, कहाँ से आई थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। और प्रायद्वीपीय नदियां जो है पढ़ लीजिए, कहाँ पर किस तरीके से गिरती हैं, क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और जो भी जैसे दर्रों को भी जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। दर्रे हमारा जो है कभी कभी पूछ लेता है। और जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं के ताल्लुक से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ज्यादातर अभी तक के 2-3 जो क्वेश्चन पेपर हुई है उसमें तो उधर तमिलनाडु ही की तरफ पूछी गई, लेकिन परियोजनाएं हमें पता होना चाहिए। सबसे गहरा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो 1-2 चीजों पर नजर रखिए। बाकी करंट से जो रिलेटेड अगर कोई बांध वगैरह है तो उसके ऊपर भी नजर रखिए। आजकल क्या हो रहा है, जो बांध है तो बांधों में जो जलाशय होता है उन जलाशयों में सोलर प्लांट तैरते हुए बनाए जा रहे हैं। तो कहाँ बनाए जा रहे हैं, अगर इसके ताल्लुक से कोई क्वेश्चन मिले तो उसको जो है जहन में रखिएगा। और लास्ट में है अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। संविधान को जो है आर्टिकल 1 से लेकर के और लास्ट तक के देख डालिए। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए, जैसे राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाएं जो चीजें आई है, जो चीजें पंचवर्षीय योजनाएं और इसके साथ साथ में कौन सी योजना लागू हुई है वो भी देख लीजिएगा। और राजनीति में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट से के पास क्या ताकतें हैं, और ये जो हाई कोर्ट है इसके पास क्या ताकतें हैं। तो और इसमें जो है कुछ रिट होती हैं, तो रिट का कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आ जाए तो ये भी देख लीजिएगा। और जो चीजें सिलेबस में मेंशन है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस सामने रखिए, जो चीजें सिलेबस में मेंशन है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। जैसे निर्वाचन आयोग होगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएगा ही आएगा। और कभी कभी ऊपर से ही पूछ लेता है कि आर्टिकल 316 या 317 किसके अंतर्गत है, या फिर निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत, कहाँ से कहाँ तक के आता है, ये सब चीजें पूछ लेगा। कृषि, उद्योग और व्यापार, धन, मुद्रा,